कानपुर देहात से बड़ी खबर है। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में कार्रवाई की गई। 9 पुलिसकर्मियों को देखिए सस्पेंड कर दिया गया। थाना इंचार्ज शिवली, चौकी इंचार्ज मैठा सस्पेंड कर दिए गए। इसके अलावा एसओजी प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। कानपुर देहात से ये जानकारी मिल रही है कि पुलिस कस्टडी में युवक की जो मौत का मामला था उसमें बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। पूरा मामला आपको बताते हैं कि क्या था। कानपुर देहात में पुलिस हिरासत में मौत का आरोप लगा था। पुलिस की 3rd डिग्री से युवक की मौत का आरोप है। लूट के मामले में पीड़ित के भतीजे को पकड़कर लेकर आई थी पुलिस और परिवार का पुलिस पर युवक की पिटाई करने का आरोप। परिजनों ने कहा कि थाने में पिटाई से युवक की मौत हो गई है। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने शव को ठिकाने लगाने की भी कोशिश की। 6 दिसंबर को व्यापारी के साथ 2 लाख की लूट की वारदात हुई थी। पुलिस ने व्यापारी के भतीजे को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया था। 3 और लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था और उसके बाद आरोप ये लगे कि पुलिस कस्टडी के अंदर ही इस युवक की मौत हुई और शव को ठिकाने लगाने की भी कोशिश पुलिस की तरफ से की गई। ये आरोप परिजनों ने लगाए थे और एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद इस मामले पर संज्ञान लिया गया और बड़ी कार्रवाई की गई। और एक और बड़ी खबर देखिए, बाहुबली मुख्तार अंसारी से जल्द पूछताछ हो सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूछताछ की तैयारी चल रही है। ईडी जल्द ही मुख्तार अंसारी से पूछताछ करेगी। कस्टडी में लेकर मुख्तार से पूछताछ होगी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट भी जारी किया गया। देखिए, बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी और 15 दिसंबर को मुख्तार अंसारी की पेशी होनी है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है जिसमें पेशी होगी और 2 हफ्ते की कस्टडी मांग सकता है ईडी। ऐसे में मुख्तार अंसारी से पूछताछ होगी। ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए। मोहम्मद मोइन, मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो किसी से छुपा नहीं है और ये मामला जो है बहुत सुर्खियों में भी रहा और अब मुख्तार अंसारी की जब 15 दिसंबर को पेशी होगी तो पूरी उम्मीद है कि उनकी कस्टडी मांगी जा सकती है, पूछताछ हो सकती है उसके बाद। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ईडी की टीम मुख्तार अंसारी के परिवार पर लगातार शिकंजा कसती जा रही है। पहले उसके विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले सरजील रजा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और अब ईडी की टीम जो है वो मुख्तार अंसारी को अपनी कस्टडी में लेना चाहती है। कस्टडी में लेने से पहले की जो प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया, उसे पूरा किया गया है। प्रोडक्शन वारंट जारी कराया गया और उम्मीद है कि आज बांदा जेल में प्रोडक्शन वारंट तामील करा दिया जाएगा और कोर्ट ने, जो प्रयागराज की स्पेशल ईडी कोर्ट है जिसे जिला जज देखते हैं, वहां पर मुख्तार अंसारी की पेशी कराई जाएगी। 15 दिसंबर यानी परसों पेशी होगी और बहुत मुमकिन है कि जिस दिन मुख्तार अंसारी की पेशी होगी उसी दिन ईडी की टीम जो है वो कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी लगा सकती है। उसके बाद कोर्ट सुनवाई करेगी और तब फैसला करेगी। और जो हमारे सूत्र है वो ये जानकारी दे रहे हैं कि पहले राउंड में 14 दिनों की जो है वो कस्टडी मांगी जाएगी। यानी 14 दिनों तक अगर कोर्ट मंजूरी देती है तो मुख्तार अंसारी ईडी की कस्टडी में रहेगा और बेटे और क्या कहते हैं साले के साथ साथ जो उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी या परिवार के दूसरे सदस्यों ने जो बयान दिया है उन बयानों को वेरीफाई करने के लिए, उन्हें क्रॉस चेक करने के लिए ही मुख्तार अंसारी से पूछताछ करना चाहती है, उसे अपनी कस्टडी में लेना चाहती है ईडी की टीम। तो प्रयागराज की जो ईडी की यूनिट है उसने जो औपचारिकताएं होती है वो पूरी कर ली है और सिर्फ औपचारिक तौर पर जो है वो जिस दिन मुख्तार अंसारी की पेशी होगी उस दिन अर्जी कोर्ट में दाखिल की जाएगी। यानी कुल मिलाकर कल का दिन ही बाकी है और परसों यानी कि 15 तारीख को पेशी होनी है। क्लियर हो जाएगा कितने दिन की कस्टडी पुलिस मांगती है और कितने दिन की कस्टडी पुलिस को मिलती है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए मोहम्मद मोइन। तो देखिए, मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया और देखिए अब जो अंसारी की जो मुश्किलें हैं मुख्तार अंसारी की वो बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा देखिए क्योंकि ये मामला था और बेहद गंभीर आरोप, जिसके बाद हमने लगातार देखा उनके परिवार की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं और अब कस्टडी में लेकर मुख्तार से पूछताछ भी होगी। देखिए, निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी का ताबड़तोड़ दौरा जारी है। आज मथुरा में सीएम योगी प्रबुद्ध जन सम्मेलन करेंगे। मथुरा वृंदावन को सीएम करोड़ों की सौगात देंगे। निकाय चुनाव से पहले सीएम का ये आखिरी प्रबुद्ध सम्मेलन होगा। यानी कि निकाय चुनाव से पहले पूरी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन करेंगे। मथुरा वृंदावन को मुख्यमंत्री करोड़ों की सौगात देने वाले आखिरी प्रबुद्ध सम्मेलन है निकाय चुनाव से पहले। इससे पहले भी आपने देखा कि 16 नगरीय निकायों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध जन सम्मेलन पहले कर चुके हैं और आज ये आखिरी सम्मेलन होगा मथुरा में निकाय चुनाव से पहले और करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात मथुरा वासियों और वृंदावन वासियों को मिलती हुई नजर आएगी। निकाय चुनाव की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पर ले ली है और यही वजह है
कि एक के बाद एक प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए मुख्यमंत्री प्रदेश की सभी 17 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना चाहते हैं। और इसी क्रम में आज आखिरी प्रबुद्ध सम्मेलन मथुरा में आयोजित किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये सेठ BN पोद्दार इंटर कॉलेज है जहां ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। करीब 1.5 घंटे का मुख्यमंत्री का आज यहाँ प्रोग्राम है, जिसमें प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए वो शहर के प्रबुद्ध वर्ग में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक मैसेज देंगे। इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में डॉक्टर, प्रोफेसर, समाज सेवी और जो शहर के कहा जाए जो एक सेंसिटिव लोग हैं, जो अवेयर लोग हैं, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करने वाले हैं। इसके साथ ही 822 करोड़ की 210 परियोजनाओं की सौगात भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। पूरा जो कार्यक्रम स्थल है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से एक भव्य पांडाल यहाँ सजाया गया है। बड़ी संख्या में कुर्सियां लगाई गई हैं और इसमें आज बड़ी संख्या में लोगों के उमड़ने की उम्मीद है। और इसके ज़रिए कहीं ना कहीं बीजेपी का जो मिशन है वो है कि 17 नगर निगम पूरे प्रदेश में हैं, सभी 17 नगर निगमों में बीजेपी का परचम लहराए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से शहरी निकाय चुनावों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती रही है और पिछले बार 16 में से 14 नगर निगम में बीजेपी का परचम लहराया था। इस बार 17 नगर निगम है, ऐसे में बीजेपी का लक्ष्य है कि सभी 17 सीटों को जीता जाए। इसके साथ ही मैक्सिमम नगर पालिका और नगर पंचायत सीटों को भी जीता जाए। और यही वजह है एक तरफ सांगठनिक स्तर पर लगातार मीटिंगों का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी नगर निगमों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर चुके हैं और ये आखिरी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है। और बीजेपी का सीधा लक्ष्य है पूरी तरह से क्लीन स्वीप, यानी सभी 17 नगर निगम को जीतना। मथुरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। लखनऊ से बड़ी जानकारी। यजदान बिल्डर पर जारी रहेगा प्रशासन का एक्शन। अपार्टमेंट पर आज भी जारी रहेगी बुलडोजर कार्रवाई। आज दोबारा से शुरू होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई और कोर्ट के आदेश के बाद से सोमवार को यानी कि बीते कल से जो कार्रवाई है वो दोबारा शुरू की गई थी। अब तक अपार्टमेंट का 20% हिस्सा तोड़ दिया गया है। यजदान बिल्डर पर प्रशासन का अभी ये एक्शन जारी रहने वाला है। अपार्टमेंट पर आज भी बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा से बीते कल से कार्रवाई शुरू की गई थी और अब आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। अब तक पूरे अपार्टमेंट का 20% यानी कि 20% हिस्सा जो है वो तोड़ दिया गया है, लेकिन अब आगे की तैयारी है और बुलडोजर एक्शन अभी जारी रहेगा। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए राजधानी लखनऊ से तस्वीरें हैं जहां अपार्टमेंट पर आज भी बुलडोजर की कार्रवाई चलती रहेगी। तो देखिए पूरा ये मामला क्या है वो हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या है ये अवैध बिल्डिंग का केस। दरअसल आपको बता दें कि लखनऊ में अवैध इमारत बनाई गई है। पराग नारायण रोड पर स्थित है ये बिल्डिंग और इस पर आरोप ये है कि इसको बनाते वक्त मानकों की अनदेखी की गई, यानी कि पैरामीटर्स को फॉलो नहीं किया गया, नियमों का पालन नहीं किया गया, नियमों का उल्लंघन किया गया। अवैध तरीके से ये बहुमंजिला इमारत बना दी गई और तैयार कर दी गई। अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध निर्माण के आरोप है और मानकों की अनदेखी करने का आरोप है। और ऐसे में अब आपको यह बता देते हैं कि आखिर यजदान की इस बिल्डिंग पर क्यों कार्रवाई की गई। तो एक तरफ आप देखिए कि नजूल की जो जमीन है उस पर 6 मंजिला इमारतें तैयार की गई। जमीन का आवंटन एक व्यक्ति के नाम पर था, जमीन फ्री होल्ड नहीं करवाई गई थी। नजूल की जमीन पर इमारत बनने का ये आरोप है। नजूल आवंटन की शर्तों का इसमें पालन नहीं किया गया। नजूल विभाग की NOC नहीं मिली थी। कोर्ट से यजदान बिल्डर की याचिका भी खारिज हो गई। जब याचिका दाखिल की गई तो उस याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। अब आपको बता दें कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले में। देखिए 6 मंजिला अलाया अपार्टमेंट को तोड़ने की कार्रवाई हुई है। इमारत तोड़ने में 4 से 5 दिन का वक्त लगेगा। ड्रिल मशीनों से भी ये इमारत तोड़ी जा रही है। बड़ी इमारत है। देखिए नजूल की जमीन पर अपार्टमेंट बनाने के आरोप लगे हैं। कोर्ट ने यजदान बिल्डर की याचिका को खारिज किया था और याचिका खारिज होने से 35 परिवारों को बड़ा झटका लगा। 2019 में अपार्टमेंट का ये जो नक्शा है वो निरस्त कर दिया गया था, लेकिन अवैध तौर पर ये बिल्डिंग जब बनाई गई तो उसके बाद प्रशासन अब इस पर कार्रवाई कर रहा है। और जिस तरीके से देखिए अब तक कार्रवाई हुई है, 4 से 5 दिन अभी लगेंगे इसको पूरे तरीके से तोड़ने में, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग है। लेकिन अब लगातार कार्रवाई जो है ये तेज तरीके से रफ्तार से हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता विवेक त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
विवेक, जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई हम देख रहे हैं लखनऊ में, इससे ये तो तय है कि जो मानकों का पालन नहीं करेगा, जो पैरामीटर्स को फॉलो नहीं करेगा, उस पर इस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। ये एक संदेश है। कहां तक ये कार्रवाई पहुंची, कितने दिन लगेंगे इस पूरी बिल्डिंग को गिराने में? बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ की सरकार जब दोबारा आई थी तब सबसे पहली प्रदेश में जो कार्रवाई हुई थी वो इसी बिल्डिंग पर यजदान बिल्डर के इस अलाया अपार्टमेंट पर हुई थी और उसको तोड़ने की शुरुआत हुई थी। हालांकि बाद में जो बायर्स थे और जो एलडीए थे उनके बीच विवाद हुआ, कोर्ट में चला गया मामला। कोर्ट ने हालांकि अब हरी झंडी दे दी है, लेकिन कुछ और बायर्स हैं जिन्होंने अलग अलग याचिकाएं दायर कर रखी हैं और आज भी हाई कोर्ट में एक याचिका पर इसमें सुनवाई होनी है। लेकिन उसके पहले शनिवार को जब कोर्ट ने स्वीकृति दे दी एलडीए को, एक तरह से कहा गया कि ये आप निर्णय ले सकते हैं, इस पर स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए कि इसको तोड़ना है या रखना है, छोड़ना है, जो भी निर्णय लेना है। तो सोमवार को एलडीए ने कार्रवाई शुरू की और अब देखिए आप सामने देख रहे हैं कि ये ढांचा पूरी तरह से आधा ढांचा ध्वस्त हो चुका है। जो अगला हिस्सा है वो पूरी तरह से उसके पिलर्स तोड़ दिए गए हैं और पूरा किसी भी समय गिर सकता है, गिराया जा सकता है। लेकिन व्यवधान थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि ये जो ड्रिल मशीन है जो कल धड़धड़ा रही थी सुबह से लेकर शाम तक, वो ख़राब हो गई है। उसमें कुछ तकनीकी दिक्कत आई है। जो इसके इंजीनियर्स हैं उनको बुलाया गया है। ये जब मशीन ठीक होगी तब फिर से ये कार्रवाई शुरू होगी। और थोड़ा सा पीछे की तरफ हम कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि दिखा दे एक नज़ारा कि अभी पूरा अपार्टमेंट अगर आप देखेंगे तो ये हिस्सा केवल 20% हिस्सा ही है जिसे अभी तक तोड़ा जा सका है। अभी 80% हिस्सा बाकी है। यानी अभी इतनी कार्रवाई होनी है और जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है, यानी ये मशीन ख़राब हो गई है। अगर इसी तरह से बार बार ख़राब होती रही, क्योंकि कल भारी भरकम काम हुआ था, जो पिलर्स दिख रहे हैं, जो सरिया दिख रहे हैं, उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी इस मशीन को भी और इसकी हालत ख़राब हो गई थी। काम करते करते कई बार बीच में रुकी, कई बार काम रोका गया। लेकिन आज ये सुबह से ख़राब पड़ी है। जब इंजीनियर्स आएंगे तब ये बनाई जाएगी। उसके बाद यानी जो 4 से 5 दिन का वक्त बताया जा रहा था लगेगा, हो सकता है वक्त हफ्ते भर का लग जाए, क्योंकि मैनुअली इसको तोड़ना अब संभव नहीं है। बिल्डिंग खतरनाक हो चुकी है, कोई भी लेबर इसमें भीतर नहीं भेजा जा सकता है। इसलिए अब इसको मशीन से ही तोड़ा जाएगा और जब मशीन ठीक होगी तब ये कार्रवाई दोबारा चलेगी। यानी अभी कुछ देर में जो ये मुंबई की कंपनी है जिसको ठेका दिया है एलडीए ने, गंगा के दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि जो लोग यहाँ पर रह रहे होंगे उनके लिए क्या कोई व्यवस्था उन्होंने खुद की है या क्या अब उनकी सिचुएशन है, क्योंकि ये उन गरीब लोगों पर, उन पर बहुत बड़ा झटका होता है जो अचानक से बेघर हो जाते हैं। यहाँ पर जो 48 फ्लैट में से 36 की रजिस्ट्री हो चुकी थी, लेकिन रह रहे थे सिर्फ 5 फैमिली रह रही थी और जिनको उसी समय यानी जब दोबारा तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हुई है आज से 15 दिन पहले, तभी हटा दिया गया था और उनको कह दिया गया था कि आप सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, अपने अपने जहां भी व्यवस्था कर सकते हैं, किराए पे ले सकते हैं। तो वो हालांकि वो परेशान हैं, पीड़ित हैं और अब एलडीए से उनका कोई विवाद नहीं है, सीधा विवाद उनका बिल्डर से है जिन्होंने धोखाधड़ी से उनको ये अपार्टमेंट में फ्लैट बेचे हैं। तो वो बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई कराए और यही विवाद एलडीए से भी चल रहा था कि आखिर एलडीए इसकी जिम्मेदारी क्यों ले, जब आपने फ्लैट खरीदा था तब आपने कागज क्यों नहीं देखे थे। अब सारी जो जिम्मेदारी है वो बिल्डर की है और बिल्डर के खिलाफ ही कार्रवाई कराने के लिए वो लोग थाने के चक्कर काट रहे हैं। अभी एफआईआर कराएंगे, जो बायर्स हैं जिन्होंने यहाँ फ्लैट खरीदे हैं वो एफआईआर कराएंगे। हालांकि उनका पैसा फंस गया है, 35 से 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख तक के यहाँ पर फ्लैट थे जिन्होंने लिए हैं। वो फ्लोर के हिसाब से फ्लैट का रेट होता है, तो जो फर्स्ट फ्लोर पे हैं या ग्राउंड फ्लोर पे हैं वो महंगे होते हैं, जो ऊपर है यानी 6ठी मंजिल पर है, 5वीं मंजिल पर है वो ज़्यादा सस्ते फ्लैट होते हैं और पीछे की तरफ के फ्लैट और सस्ते होते हैं। तो 35 से 50 लाख के फ्लैट हैं, किसी ने 35 लाख का लिया था, किसी ने 48 लाख 50 लाख का लिया था। सारा पैसा फंसा हुआ है। अब उनको जो कानूनी कार्रवाई होती है यानी जो विधिक कार्रवाई होती है, पुलिस से मदद होती है, वो बायर्स थाने जाएंगे, एफआईआर कराएंगे। बिल्डर की अब गिरफ्तारी होने की भी आशंका है कि जैसे ही एफआईआर होगी तो इस अवैध बिल्डिंग को बनाने वाले बिल्डर को, यजदान बिल्डर के संचालकों को, जो उनके मालिक हैं, जो प्रोपराइटर हैं, जो पार्टनर्स हैं, सबकी गिरफ्तारी होगी। ये प्रक्रिया थोड़ी आगे होगी, लेकिन ये तय है कि अब जो बायर्स हैं उनके पास कोई रास्ता। यजदान बिल्डिंग को तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। अरुणाचल में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई और बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट करके घटना को दुखद बताया, लेकिन भारतीय सेना की बहादुरी की तारीफ भी की। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन की सेना के बीच खूनी संघर्ष और उसमें कई सैनिकों के घायल होने की खबर अति दुखद और चिंतनीय है। यूक्रेन युद्ध के परिणामों से पीड़ित एवं सहमी दुनिया में भारत चीन
सेना के बीच नए संघर्ष पर तुरंत कूटनीतिक तरीके से काबू पाना जरूरी है। भारतीय सेना ने चीन के साथ ताजा मामले में एक बार फिर से जैसे को तैसा मुंहतोड़ जवाब देकर अपनी प्रसिद्धि के अनुरूप कार्य किया है, वो सराहनीय है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि अपनी कूटनीतिक कुशलता का परिचय दे और यही देश को उम्मीद है अपनी इंटेलिजेंस को भी और मजबूत बनाना होगा। मायावती का ट्वीट है। भारत चीन सेना के बीच जो झड़प हुई उसको लेकर ये ट्वीट मायावती की तरफ से किया गया। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की तारीफ करती हुई, सराहना करती हुई नजर आई और साथ ही साथ कूटनीतिक रणनीति बनाना जरूरी है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन सैनिकों के बीच झड़प हुई। तवांग के करीब दोनों देशों की सेना में ये झड़प की तस्वीरें सामने आई थी और देखिए, दोनों देशों के सैनिकों के घायल होने की खबर इसमें मिल रही है। 9 दिसंबर को भारत चीन सैनिकों में झड़प हुई थी और दोनों ही देशों के सैनिकों के घायल होने की खबर है। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां टोल प्लाजा पर बारातियों की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। दौड़ा दौड़ा कर टोल कर्मियों की पिटाई कर दी गई। दबंगों की पिटाई से 4 कर्मचारी घायल हो गए हैं। लात, घूसे, बेल्टों, पत्थरों से पिटाई की गई है। नगर कोतवाली के रोहाना टोल का यह पूरा मामला तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टोल प्लाजा की तस्वीरें, 4 कर्मचारी बुरी तरह से घायल हो गए। रायबरेली से जानकारी, दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीट दिया। ढाबे पर खाना खाने गए युवक की पिटाई की गई। मील एरिया क्षेत्र के राही के पास हरिओम ढाबे पर युवक खाना खाने के लिए गया था और इसी दौरान दबंगों ने रॉड से युवक को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। अंकित, वीरेंद्र, पंकज यादव के साथियों पर मारपीट करने और मोबाइल छीनने का आरोप है। मारपीट का वीडियो वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। मारपीट के बाद युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और आरोप लग रहे हैं कि सिपाही लवकुश ने तहरीर बदलवा दी। मेरठ में 12वीं के छात्र राजदीप हत्याकांड का खुलासा हुआ है। दोस्तों पर राजदीप की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने हत्या के आरोपी आदित्य और कपिल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से तमंचा और बाइक बरामद किए गए हैं। राजदीप को कपिल पर अपनी गर्लफ्रेंड से बातचीत करने का शक था। राजदीप ने आदित्य को जान से मारने की धमकी भी दी थी। 12वीं के छात्र की हत्या का खुलासा हुआ है। देखिए, राजदीप हत्याकांड का और दोस्तों पर ही आरोप लग रहे हैं। 10 की दहाड़ में अभी के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।